हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा +2 क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट यूनिट जो है आपकी +2 क्लास की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? जैसा नाम से पता चल रहा है कि दो वर्ड से जोड़ के ये वर्ड बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का क्या मीनिंग है यहाँ पे? चार्जेस या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज। और स्टैटिक का क्या मीनिंग है? एट रेस्ट। तो ये जो स्टडी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, कहां पे? रेस्ट पे। इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है और इससे रिलेटेड जो भी फिनोमिना है उनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is the branch of physics which deals with the study of electric charge at rest। इलेक्ट्रिक चार्जेस या चार्ज एट रेस्ट मींस जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे होता है तो ये क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है। जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे होता है तो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है? जैसे कोई दूसरा चार्ज इसके पास में रख दिया तो इसके ऊपर ये कितना फोर्स लगाएगा, या फिर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जितनी भी प्रॉपर्टीज है किससे रिलेटेड? जब चार्ज रेस्ट पे होता है उससे रिलेटेड, तो उसके बारे में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। तो अब हमने ये तो पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, लेकिन ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, एक्चुअल में इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? किसी भी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज आता कैसे है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? कि किसी भी सब्सटेंस के द्वारा एक्वायर की गई प्रॉपर्टी होती है जिससे ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। कोई भी सब्सटेंस है, मान लो कोई सब्सटेंस है ये, इसके ऊपर अगर ये न्यूट्रल है तो कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ये शो नहीं करेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई चार्ज है, अगर इसके ऊपर चार्ज होगा तो इसकी एक्वायर की हुई प्रॉपर्टी होगी। तो anything acquired by an object due to which it shows electrical properties या फिर electrical effects भी आप कह सकते हो। तो क्या लिखोगे इसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक चार्ज की? anything acquired by a body or object due to which it shows electrical effects
इफेक्ट्स। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स या फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स या इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स कौन से होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, वो सब किसकी वजह से शो होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। अब बात ये आती है कि कितने टाइप्स के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। तो बेसिकली सभी बच्चों को पता है कि 2 टाइप्स के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो जो इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया था कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव है, कौन सा चार्ज नेगेटिव है, इसको किसने डिफाइन किया था और कैसे डिफाइन किया था। तो ये बाय कन्वेंशन हम यूज करते हैं कि जो नाम दिया गया था वो बाय कन्वेंशन। क्या किया था कि एक ग्लास रोड ली थी, क्या ली थी, एक ग्लास की रोड ली थी, उसके ऊपर एक सिल्क क्लॉथ से क्या किया था, रब किया था। एक सिल्क क्लॉथ से क्या किया था, रब। ये क्या थी, तो जैसे ही ग्लास रोड के ऊपर सिल्क क्लॉथ को रगड़ा गया, उसका फ्रिक्शन हुआ, तो क्या हुआ, कुछ चार्ज किस पे आ गया, सिल्क क्लॉथ पे आ गया, कुछ चार्ज ग्लास रोड पे आ गया। तो बाय कन्वेंशन ग्लास रोड पे जो चार्ज आया वो कौन सा चार्ज था, वो चार्ज कौन सा था, उस चार्ज को नाम दिया गया पॉजिटिव चार्ज। क्या नाम दिया गया, पॉजिटिव चार्ज। और जो सिल्क क्लॉथ पे जो चार्ज आया, सिल्क क्लॉथ पे जो चार्ज आया वो कौन सा चार्ज है, बाय कन्वेंशन ये है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ये है सिल्क क्लॉथ, ठीक है। तो जो बाय कन्वेंशन ग्लास रोड पे चार्ज होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और जो सिल्क क्लॉथ पे जो चार्ज आया फ्रिक्शन की वजह से उसको बोला गया नेगेटिव चार्ज। अब कुछ और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे एक हम एबोनाइट रोड देखते हैं, उसको जब कैट फर के साथ रब किया गया तो जो एबोनाइट रोड पे चार्ज आया उसको हमने नाम दिया नेगेटिव, और जो कैट फर पे चार्ज आएगा वो होगा पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आते हैं फ्रिक्शन की वजह से, इसका रीजन क्या होता है कि हम ये कैसे पता चलेगा अपने को कि कौन से पे नेगेटिव आएगा, कौन से पे पॉजिटिव आएगा। तो इसके लिए भी एक बहुत जरूरी फंक्शन होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन से मटेरियल पे नेगेटिव आएगा, कौन से पे पॉजिटिव आएगा। बेसिकली सभी जो मटेरियल्स है, जो मटेरियल से मान लो अपने पास 2 सब्सटेंसेस है, सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी, सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी, ये है ए और ये है बी। हमने इनका फ्रिक्शन करवाया, आपस में रगड़ा इनको, तो एक पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, एक पे चार्ज आ जाता है नेगेटिव। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से पे पॉजिटिव आएगा, कौन से पे नेगेटिव आएगा। तो इसके लिए इसके पीछे एक फंक्शन होता है, एक प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की, जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन क्या होता है, मान लो ये कोई एटम है, क्या होता है, एटम होता है, बीच में न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व करते रहते हैं। अब ये आपको पता है कि कोई भी हम मटेरियल लेते हैं या कोई सब्सटेंस लेते हैं, सब्सटेंस ए है, सब्सटेंस बी है, इसमें लाखों एटम होते हैं, करोड़ों एटम होते हैं सब्सटेंस में। तो अगर एक एटम जो हम लेते हैं वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो दोनों चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और क्या हो जाएगा, एक एटम न्यूट्रल। अब अगर एक एटम न्यूट्रल है तो पूरा का पूरा सब्सटेंस क्या है, न्यूट्रल। ये सब्सटेंस भी न्यूट्रल, ये सब्सटेंस भी न्यूट्रल।
अब हम इनको रब कर रहे हैं, इनका फ्रिक्शन करवा रहे हैं। तो जब फ्रिक्शन करवा रहे हैं तो क्या होगा, इनको गर्म होंगे, हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब एनर्जी मिलेगी, इसको भी एनर्जी मिलेगी और इसको भी एनर्जी मिलेगी, दोनों को एनर्जी मिल रही है। अब एनर्जी मिल रही है तो आपको पता है कि इस न्यूक्लियस ने इन इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करके रखा हुआ है, इनको पकड़ के रखा हुआ है। तो पकड़ के रखा हुआ है तो इनको छुटाने के लिए कुछ ना कुछ क्या चाहिए, अपने को एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से मिल जाएगी, फ्रिक्शन से एनर्जी मिलेगी। अब मान लो इन एटम्स को एनर्जी मिली, इनको भी एनर्जी मिली, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों से इलेक्ट्रॉन चले जाए। होता क्या है, एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एक दूसरे में एंटर करेंगे। तो इसके पीछे एक रीजन होता है, एक प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की, जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कौन सा सब्सटेंस पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन सा नेगेटिव। अब वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है कि इसको इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है, खींच रखा है। तो इस न्यूक्लियस के फोर्स से इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने के लिए कितना अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। तो हम वर्क फंक्शन की क्या डेफिनेशन लिखेंगे, वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to eject an electron from outermost cell या फिर वैलेंस सेल, आउटरमोस्ट सेल या फिर आप क्या कह सकते हो, वैलेंस सेल। कि जो एटम की आउटरमोस्ट शेल होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। अब मान लो दो अलग अलग सब्सटेंस लिए हमने, हम बाय एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं। मान लो इसमें से निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो जैसे ही हम इनका फ्रिक्शन करवाएंगे, जैसे ही एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे पहुंचेगी, इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल के इसमें जाने क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, इसमें से निकल के इसमें जाने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन तो इसमें उतने रह गए, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले गए। मान लो कितने इलेक्ट्रॉन्स चले गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स मान लो चले गए, बाय एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। तो इसके पास क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कम रह गए। अब प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इसमें कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या हो गए, प्रोटॉन्स से ज्यादा हो गए, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, उस पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। अब बात आती है कि इसने इलेक्ट्रॉन ही क्यों लॉस किए, इसमें से इलेक्ट्रॉन ही क्यों गए, इसमें प्रोटॉन क्यों नहीं गए। तो इसके पीछे भी रीजन होता है। क्या रीजन होता है बताता हूं आपको। बेसिकली 2 रीजन होते हैं इसके पीछे। एक तो क्या है, मास ऑफ
प्रोटॉन इज मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है देखो, प्रोटॉन का कितना होता है 1.67 into 10⁻27 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 9.31 into 10⁻31 किलोग्राम। अब आप इनका रेशियो निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, जो प्रोटॉन का मास है वो अप्रोक्सीमेटली 600 गुना ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो आप समझ गए होंगे कि एक तो आप इतना बड़ा पत्थर उठा के दूसरे में भेजोगे, इतना सा भेजोगे तो कौन सा इजी रहेगा आपके लिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये क्या है प्रोटॉन। तो ये रीजन है कि क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्या होते हैं एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर होते हैं। ओके बेटा, अब देखो आगे, अब हम चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ें, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप 10th क्लास में भी शायद पढ़ चुके हो, आपके एनसीईआरटी की बुक में एक क्वेश्चन भी था कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, और आपने सोल्व भी किया होगा वो जरूर, अगर आपको याद है तो ठीक है, वरना फिर से मैं करवा रहा हूँ, अच्छे से देख लेना। कंपटीशन लेवल पे भी कई बार आता है, और कई बार आपके जो एग्जाम्स होते हैं बोर्ड एग्जाम्स, उसमें जो 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं इस पे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कि मान लो कोई सब्सटेंस है A और ये सब्सटेंस है B, ये A है, ये B है। अब A से B में क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, या आप ये कह दो कि 15 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, या आप ये भी कह सकते हो कि 25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, ये आप 125 भी ले सकते हो। तो हमेशा क्या आता है, चार्ज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका। आपने ऐसा तो कभी नहीं देखा होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन, नहीं हो सकता। ये भी कभी नहीं देखा होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो हमेशा किस में जाता है चार्ज हमेशा ऐसे जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। हमेशा चार्ज की यूनिट यही रहेगी, इसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। तो आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, डिफाइन कैसे करोगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, नोट करो। क्या लिखोगे, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन is the basic unit of charge transferred from one body to another body, from
body to another body। कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम अगर चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या होगा, किसकी यूनिट्स में करेंगे, किसकी यूनिट्स में करेंगे, जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसकी यूनिट्स में हम क्या करेंगे, चार्ज ट्रांसफर करेंगे। तो हम इसको मैथमेटिकली किस तरह से डिनोट करेंगे, मान लो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, क्या वो चार्ज, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, क्या वो चार्ज। तो अब इस क्या को हम किसकी फॉर्म में लिखना है, क्या वो इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो हम किससे डिनोट करेंगे, n से। और ये क्या होगा, प्लस माइनस क्या लिखते हैं हम, प्लस माइनस ne, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्या हो इज इक्वल टू प्लस माइनस ne। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि जो हम चार्ज ट्रांसफर करते हैं वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो वेयर n इज इक्वल टू क्या होता है, एनी इंटीजर, एनी इंटीजर। n क्या होता है, इंटीजर होता है। इंटीजर मतलब क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या होगा, क्या हो इज इक्वल टू प्लस ne। अगर हम नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या होगा, क्या हो इज इक्वल टू माइनस ne। तो इसके ऊपर एक हम इस पे बेस्ड एक एग्जांपल देख लेते हैं। शायद प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम में भी आपके आया है, क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 5 कूलम्ब चार्ज। क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 5 कूलम्ब चार्ज। फाइंड द number of electrons in 5 कूलम्ब चार्ज। या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 5 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मटेरियल। या फिर कि एक मटेरियल से दूसरे में 5 कूलम्ब चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं ये आपको निकालना है। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, क्या इज इक्वल टू ne। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, क्या इज इक्वल टू ne। ठीक है, तो क्या वो अपने पास कितना दे रखा है, 5 कूलम्ब चार्ज इज इक्वल टू n, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19। तो क्या आएगा, देखो 10 की पावर 19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में, और इधर क्या बचेगा 5 डिवाइड बाई 1.6। तो अप्रोक्सीमेटली 3.1 into 10 की पावर है 19। This is the number of electrons in 5 कूलम्ब चार्ज। तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी इज द एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो चार्ज की एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होती है कि मान लो किसी सब्सटेंस के ऊपर
2 से ज्यादा है या 2 चार्ज है, 3 चार्ज है, क्या हुआ? मान लो ये कोई सब्सटेंस है, इसके ऊपर हमने क्या हुआ चार्ज दे दिया, फिर क्या हुआ, क्या हुआ 3, क्या हुआ 4। इस सब्सटेंस के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा, टोटल जो चार्ज होगा वो इन सब का क्या होगा? एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का क्या मतलब है यहाँ पे कि अगर पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो उसका हम साइन पॉजिटिव लेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज हम दे रहे हैं तो हम उसका साइन क्या लेंगे? नेगेटिव। तो क्या लिखोगे? द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द algebraic sum of all the charges, present on the body। कि जितने भी हम इसको चार्ज दे रहे हैं उन सबका क्या होगा? एल्जेब्रिक सम होगा। जैसे इसके ऊपर हमने 5 चार्ज दिए तो टोटल जो सम है चार्ज होगा वो क्या होगा? टोटल चार्ज क्या हो 1 प्लस में क्या हो 2 प्लस में क्या हो 3 प्लस में क्या हो 4 प्लस में क्या हो 5। लेकिन मेन क्या है आपको ध्यान रखना है इसके साइन का। मान लो क्या हो 2 कितना है? 5 कूलम है, क्या हो 1 कितना है? -3 कूलम है, क्या हो 5 कितना ले लेते हैं? हमें 2 कूलम ले लेते हैं, ये कितना लेते हैं? 5 कूलम ले लेते हैं, ये भी कितना ले लेते हैं? 4 कूलम ले लेते हैं। तो इसके ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो क्या आएगा? देखो क्या हुआ कितना अपना -3 कूलम प्लस में क्या हुआ कितना अपना 5 कूलम प्लस में क्या हुआ 3 कितना है अपना 4 कूलम, क्या हुआ 4 कितना है 5 कूलम और क्या हुआ 5 कितना है 2 कूलम। तो टोटल एल्जेब्रिक सम कितना आएगा? 13 कूलम। तो जो नेट चार्ज इसके ऊपर होगा वो क्या होगा? प्लस का 13 कूलम पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज द एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ओके बेटा, ये थी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको पता है क्या होता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज कैन neither be created nor be destroyed but it can transfer from one body to another body। ये चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। हम इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कभी क्या कर सकते हैं? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जिस बॉडी से ट्रांसफर होता है हमने पढ़ लिया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ सकता है। तो क्या है, अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं जिसको कोई बाहर से
दूसरी बॉडी इफेक्ट ना कर रही हो, तो जो बॉडी ए और बॉडी बी, इनके ऊपर जो टोटल चार्जेस का सम रहेगा वो कंजर्व रहेगा। मतलब ना तो हम उसको क्रिएट कर सकेंगे, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। क्या होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब एक प्रॉपर्टी और होती है इसकी, वो जो बेसिकली आप सभी को पता है, क्या होती है, क्या होती है, सेम चार्ज या फिर क्या कह सकते हैं, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। क्या होता है, जो लाइक चार्जेस होते हैं, मान लो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज, लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या और अनलाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो देखो क्या है, पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इस साइड भी क्या ले लिया, पॉजिटिव चार्ज, दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज ले लिया, इधर भी नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो ये भी क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। और अगर एक साइड हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, दूसरी साइड क्या ले लिया, नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या है, सेम चार्जेस या लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब एक चीज और है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, तो साथ में क्या होता है, मास का भी ट्रांसफर होता है। किस तरह से, किस तरह से कि मान लो कोई ए बॉडी है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, तो इससे इसमें क्या गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, n इलेक्ट्रॉन्स गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, n इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉडी ए से बॉडी बी में कुछ ना कुछ मास भी ट्रांसफर होगा, मास भी